Good evening everyone, this is Karima and welcome back to Ankuram. Hope you all are happy and healthy. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब न्यूनतम मजदूर अधिनियम 1948। ये एक्ट आया था 1948 सून आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। ये जो एक्ट है वो 1948 में आया था, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली थी वैसे ही आया था। और ये एक्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज हर साल एनटीए इससे एक सवाल पूछती है, एक क्या एक से ज़्यादा ही सवाल पूछती है। आप इस बार का पेपर उठा लीजिए 18 जून का, जो पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया। इनफैक्ट जून जो हमारा 2023 में जो जून में जो पेपर हुआ था उसमें भी मिनिमम वेजेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और ये एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने मेंशन किए थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे एनटीए हर बार क्वेश्चन पूछता है। उसमें से ये एक टॉपिक है। हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, और आज हम कंप्लीट करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, so this act came so this act came in the came into force in into on 15th March 1948। ये एक्ट जो है 15 मार्च 1948 को आया था। इसको याद रखिएगा, बिकॉज बहुत बार एनटीए जो है वो डेट्स को पूछता है, ईयर्स को पूछता है, और उसको मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेता है मैच करने के लिए। तो ये जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है वो 1948 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था, इसका मेन रीज़न ये है बिकॉज आईएलसी सॉरी बिकॉज जो हमारी एक इंस्टीट्यूशन है आईएलसी, उसने 1928 में 1928 में आईएलसी ने, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ने, एक रिकमेंडेशन दिया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक ऐसा एक्ट होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, मतलब आप कह लीजिए एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो मिनिमम मतलब न्यूनतम दर, जो हमारा लेबर जो है वो हमारे जो कंपनी में, हमारे जो इंडस्ट्री में, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको, मतलब बेयर मिनिमम वेज, मतलब उसको भत्ता सैलरी मिलनी ही मिलनी चाहिए। मिनिमम मतलब न्यूनतम से न्यूनतम जो सरकार ने फिक्स किया है, भले ही आपकी जो इंडस्ट्री है वो प्रॉफिट में जा रही हो, लॉस में जा रही हो, लेकिन आपको उतना पे करना ही है। भाई आपके यहाँ अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, उसकी फैमिली है, उसकी लाइवलीहुड है जो उसको चाहिए जीने खाने पीने के लिए। तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट इस बात को इंश्योर करता है कि एक वर्कर को, एक लेबर को, एक एम्प्लॉय को मिनिमम वेज जो है, न्यूनतम जो पैसा है उसके काम के लिए दिया जाए। यह एक्ट और आगे क्या कहता है, दिस एक्ट डील्स विद प्रोवाइडिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स। इट इज़ अ वेलफेयर मेजर एम्ड एट प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस। देखिए यहाँ लिखा है, ये जो एक्ट है ये एक्ट बनाया गया था सोशल जस्टिस के लिए। मतलब इस एक्ट को सोशल जस्टिस के लिए बनाया गया था, मतलब समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, वर्कर्स को न्याय, सामाजिक न्याय देने के लिए बनाया गया था। बिकॉज एक जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो मालिक है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने लेबर को, अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसा दे या उसको पैसा देना पड़े। वो चाहेगा या तो पैसा ना देना पड़े या कम से कम पैसा दे लेकिन उसका काम हो जाए। बट भाई जो वर्कर है उसकी एक बेसिक बेयर मिनिमम नीड्स है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जो उसको फुलफिल करनी है। तो ये एक्ट, इस एक्ट का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो अपने जितने जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर्स हैं, जो काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, उनको एक मिनिमम वेजेस मिलना ही मिलना चाहिए। इन द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक वर्ड का यूज़ हुआ है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। हमें पता है कि जो हमारा शेड्यूल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट वन और दूसरा है पार्ट टू। पार्ट वन में बेसिकली कंस्ट्रक्शन आता है और अदर उसकी भी पूरी एक प्रॉपर लिस्ट है, कंस्ट्रक्शन है, ऑयल फील्ड वर्कर है, डॉक वर्कर्स, उसका एक पूरी लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। और पार्ट टू में बेसिकली आता है एग्रीकल्चर। तो पार्ट शेड्यूल वन में, मतलब शेड्यूल जो दिया है, शेड्यूल मतलब जो मेंशन्ड है लीगली, उसमें पार्ट वन है और पार्ट टू है। तो पार्ट वन में जो सरकार ने जो न्यूनतम वेजेस फिक्स की हैं वो मिलनी चाहिए, और पार्ट टू में जो है उसके लिए भी ये जो न्यूनतम पैसा है वो मिलना ही मिलना चाहिए। फिर आगे आता है डेफिनेशंस अंडर दी एक्ट। जो मेन डेफिनेशंस हैं जो एनटीए मोस्टली पूछता है, कंफ्यूजिंग करता है, वो मैंने इसमें लिखा हुआ है। जैसे पहला है एडोलसेंट। मैंने इसको इसलिए लिखा है बिकॉज आप बाकी कुछ एक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि माइंस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल और लेबर एक्ट है, बिल्डिंग एक्ट है। इस सब एक्ट्स में भी एडोलसेंट चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, लेकिन इनके डेफिनेशंस में कुछ
डिफरेंसेस हैं। मतलब यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट एडोलसेंट कौन होता है? एडोलसेंट एक वो व्यक्ति होता है जो 14 साल, जिसने 14 साल की उम्र, जिसने 14 साल की आयु को कंप्लीट कर लिया है बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स। आपको ये याद रखना है। एडोलसेंट कौन है? एडोलसेंट एक वो व्यक्ति है जिसने 14 वर्ष की आयु या 14 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन वो 18 साल का अभी नहीं हुआ है, और ये सेक्शन 2A में आता है। चाइल्ड कौन है? बच्चा कौन है? चाइल्ड एक वो इंसान है, वो व्यक्ति है जिसने 14 वर्ष की आयु भी कंप्लीट नहीं की है, उसको हम 14 वर्ष उसको हम चाइल्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज वेजेस। वेजेस मतलब क्या होता है? जो टर्म यूज हुआ है वेजेस, ये एक्चुअली इस वेजेस का मतलब है क्या? तो वेजेस मीन्स ऑल रेमुनरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी विच वुड बी पेबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है? इसमें देखिए एक वर्ड का यूज हुआ है, टर्म्स ऑफ मनी। मतलब वेजेस क्या है? वेजेस वो रेमुनरेशन है। रेमुनरेशन मतलब सैलरी, वेजेस ये एक सिनोनिम है। रेमुनरेशन मतलब वो पैसा जो एक लेबर को पैसे के टर्म में मिलता है। मतलब जिस ऐसा सैलरी या वेज जिसको आप पैसे के टर्म में गिन सके, काउंट कर सके, उसको कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वेजेस मतलब मीन्स ऑल रेमुनरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी विच वुड बी पेबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब जिस भी नौकरी, मतलब जिस भी शेड्यूल में पार्ट 1 या पार्ट 2 में जिसको नौकरी मिली है, उसमें उसको जो पैसा मिलता है वो काउंटिंग हो, या उसको जो रेमुनरेशन मिल रहा है वो पैसे के टर्म में गिना जा सके, काउंट किया जा सके, उसको हम कहते हैं वेजेस। और वेजेस में इंक्लूड क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। मतलब आपको भी ये पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो ये वेजेस है उसमें आता है बेसिक वेज, मतलब जो हमारा बेसिक वेज जो हर महीने का जो हमारा काम करने का पैसा बनता है, प्लस HRA। HRA हमारा क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। मतलब हमें जो घर मिलता है, हमें जो मकान मिला है रहने के लिए अपने इंडस्ट्री की तरफ से, उसका जो भाड़ा है वो भी हमें मिलता है। सो चाहे वेजेस क्या है? वेजेस वो रेमुनरेशन है, वो अमाउंट है जो एक वर्कर को, एक लेबर को मिलता है, और वो पैसे के टर्म में गिना जा सके, काउंट किया जा सके, और उसमें हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूड होता है। बट उसमें 4 चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं होती हैं। वो क्या है? हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर एंड मेडिकल्स। मतलब जो हमारा घर मिला है उसमें जो बिजली, पानी और मेडिकल का जो बिल हमारा होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी मतलब हमें काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या कंट्री जाना पड़ रहा है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो अलग से है। वो अगर कंपनी आपको दे रही है तो वो अलग से है, लेकिन वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। मिनिमम वेजेस में तो नहीं होगा, इंसेंटिव्स में हो जाए तो अलग बात है। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉय फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए, जैसे आप मान लीजिए प्रोविडेंट फंड हो गया, कोई इंश्योरेंस स्कीम हो गया, उसमें अगर कोई एम्प्लॉय ने अगर कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो वो भी उसमें इंक्लूड नहीं होता है। और ग्रेचुटी, जो ग्रेचुटी हमें मिलती है हमारे रिटायरमेंट पे या सुपर एनुएशन पे, डिसेबलमेंट पे या डेथ पे, वो भी मिनिमम वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक, तो हमें क्या याद रखना है? हमें बेसिकली याद रखना है कि चाइल्ड क्या है? चाइल्ड वो है जिसने 14 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं किया, जो 14 साल का नहीं हुआ है। एडोलसेंट वो जिसने 14 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया है लेकिन 18 साल का नहीं हुआ है। वेजेस क्या है? वेजेस वो रेमुनरेशन है, वो अमाउंट है जो एक लेबर को, एक वर्कर को मिल रहा है, और उसे पैसे के टर्म में गिना जा सकता है, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूड है, ऐड है। लेकिन उसमें बिजली पानी का बिल, कोई ग्रेचुटी का अमाउंट, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस या सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ऐड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस क्या है? कि जो हमारा जो न्यूनतम दर है वो कैसे फिक्स कर रहा है, कौन फिक्स कर रहा है, उसको कहा गया है फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, जो सेक्शन 3 में है। मैंने सेक्शंस भी मेंशन किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सेक्शंस को भी पढ़ लीजिएगा। कॉज एनटीए, ये जो कोई पर्टिकुलर एक्ट है, मान लीजिए मिनिमम वेजेस एक्ट ही है, तो इनके जो प्रोविजंस है, जैसे फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, एडवाइजरी कमेटी, जो इनके सेक्शंस हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी देता है, तो आप इनको याद रखिएगा। सो इसमें क्या बोला है? द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल हैव द पावर। देखिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो यहाँ टर्म यूज हुआ है वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मैं उसको हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि आप भी देख लीजिए एक बार उसको अच्छे से। यहाँ टर्म यूज हुआ है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। मतलब जो इंडस्ट्री है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट के भी अंडर हो सकती है, एज द इंडस्ट्री जैसा उसका नेचर होगा। तो जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उसके पास ये पावर है कि
पहला, फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पेएबल टू एम्प्लॉयड इन एन एम्प्लॉयड स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल। जो भी हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो न्यूनतम दर हो जो भी है सैलरी का उसको फिक्स कर सके, चाहे वो पार्ट 1 का हो चाहे वो नौकरी पार्ट 2 की हो। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, रिव्यू एंड रिवाइज। देखिए यहाँ एक और वर्ड का यूज किया गया है, रिव्यू एंड रिवाइज। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारे जो न्यूनतम दर है उसको रिव्यू करना है और रिवाइज करना है, एक बार उसको देखेगी कि पहले क्या था और अब क्या कर सकते हैं। द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स्ड एट वेजेस एट फिक्स्ड इंटरवल, दीज इंटरवल शुड नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ 5 years। ये जो हमारा मिनिमम रेट है वेजेस का वो हर 5 साल पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो रिव्यू करेगी, रिवाइज करेगी, फिक्स करेगी, और ये हर 5 साल पे करना ही करना है। आपको भी पता है कि स्टेट वाइज हर गवर्नमेंट का, हर स्टेट गवर्नमेंट का, उनकी इंडस्ट्रीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो मिनिमम जो दर है वो रिव्यू किया जाता है, उसको रिवाइज किया जाता है, फिक्स किया जाता है। कभी जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि वो 18,000 है, अभी हो रहा है कि उसको बढ़ा के स्टेट में उसको 20,000 या 22,000 किया जाएगा। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग जॉब्स का अलग अलग होता है। सो ये जो मिनिमम वेज है जो सरकार जो फिक्स करती है वो हर 5 साल पे उसको फिक्स करना ही करना है, वो 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। ये जो 5 साल है इसको भी आप याद रखिएगा, कॉज ये एनटीए ने बहुत बार पूछा है कि हर जो मिनिमम दर है वेजेस का, जो न्यूनतम दर है मिनिमम वेजेस है, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है, वो सरकार कितने इंटरवल्स पे रिवाइज करती है, तो वो 5 साल पे रिवाइज करती है। नेक्स्ट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग minimum rates of wages in respect of any scheduled employment in which there are in whole state less than 1000 employees। किसी भी ऐसे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, मान लीजिए शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पार्ट 1 में किसी स्टेट में कोई ऐसी जॉब है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन है या कोई ऑयल वर्कर्स का कुछ काम है, जहाँ पे जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है वो उसमें जो मेंबर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो 1000 से कम है, तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो वहाँ पे जो मिनिमम दर है या न्यूनतम जो दर है वेजेस का उसको फिक्स नहीं करेगी। मतलब वो तभी फिक्स कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तभी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करेगी जब किसी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में 1000 या 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, लेबर्स होंगे। अगर वहाँ 1000 या 1000 से कम है तो वो जो मिनिमम रेट है वेजेस का उसको फिक्स नहीं करेगी। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या फिक्स कर सकती है, फर्स्ट मिनिमम टाइम रेट। देखिए यहाँ लिखा है मिनिमम टाइम रेट, मिनिमम टाइम मतलब न्यूनतम टाइम का दर बोल रही है। मतलब टाइम के हिसाब से अगर आपको पैसा मिलना है किसी नौकरी में तो टाइम के हिसाब से भी फिक्स कर सकती है। मान लीजिए एक लेबर है जो 8 घंटे काम करता है और उसको 1 घंटे का 50 रुपये मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, उस हिसाब से उसका जो भी पैसा बनता है, अगर 1 घंटे का उसको 50 रुपये मिल रहा है तो उसको 8 घंटे का कितना मिलना है, मतलब 400 रुपये बनना है, या मोटा मोटा मान लीजिए हम उसे अगर 500 रुपये भी दे रहे हैं तो वो टाइम के हिसाब से देंगे। मतलब अगर 400 रुपये बनता है तो 1 घंटे में उसको 50 रुपये मिलेगा। अब उसने 8 घंटे काम किया हो, 7 घंटे काम किया हो, 5 घंटे काम किया हो या 2 घंटे काम किया हो, उसको उसके हिसाब से पैसा दे दिया जाएगा। तो मिनिमम टाइम रेट मतलब सरकार फिक्स करती है कि एक लेबर को, एक वर्कर को कितना पैसा मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। अगर मिनिमम टाइम रेट है तो 1 घंटे का कितना पैसा मिलेगा, सरकार ये भी डिसाइड करती है। सेकेंड इज मिनिमम पीस रेट। अगर पीस रेट मतलब एक लेबर कितने यूनिट्स बना रहा है, एक लेबर कितने यूनिट्स बना रहा है, ठीक, 1 घंटे में कितने यूनिट्स एक लेबर बना रहा है, वो भी सरकार फिक्स करती है। कि अगर एक वर्कर है, मान लीजिए अगर वो 1 घंटे में अगर 20 यूनिट 20 पैकेट्स बना रहा है किसी बिस्किट का या किसी भी बैग का, पर्स का, तो उसको एक बैग का अगर 5 रुपये मिलता है तो 20 बैग का कितना मिलेगा, 20 बैग का 100 रुपये हो गया, एक बैग का 5 रुपये हो गया, तो जितना यूनिट या जितना बैग वो बनाएगा उसका उतना पैसा बनेगा, तो वो कहलाता है मिनिमम पीस रेट। नेक्स्ट है गारंटीड टाइम रेट। गारंटीड टाइम रेट मतलब उसको इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है। मतलब अगर उसने इतना काम किया है, उसने इतना बनाया है, अगर उसने इतने देर काम किया तो गारंटीड है, वो फिक्स है कि उसको उतना पैसा मिलना ही मिलना है। वहीं मिनिमम टाइम रेट और मिनिमम पीस रेट में उसको ऐसी कोई गारंटी नहीं दी जाती, लेकिन गारंटी टाइम रेट में है कि हाँ भैया उसने इतना काम किया है, उसका इतना पैसा बनता है, इतना पहले से फिक्स था, चाहे जितना काम करे, चाहे जितना यूनिट बनाए, अब उसको इतना पैसा मिलना है, हमने पैसा दे दिया। नेक्स्ट इज ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब जब भी कोई वर्कर है वो अपने दिए फिक्स, मतलब 8 घंटे से ज़्यादा अगर उसने काम किया है तो उस 8 घंटे से ज़्यादा जितने भी देर काम किया होगा, मतलब जितने भी घंटे काम किया होगा, तो 8 घंटे से ज़्यादा मान लीजिए 9 घंटे किया, 10 घंटे किया, 12 घंटे किया,
तो एक्स्ट्रा जो भी 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा होगा, उस घंटे के हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाएगा। अब वो पैसा, जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम का पैसा है, या तो उसको उस दिन भी मिल सकता है, वो पैसा उसको उसकी सैलरी में, मंथली सैलरी में या वीकली सैलरी में ऐड होकर भी मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बनता है कि सरकार के या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है वो किस किस पैरामीटर्स पे फिक्स कर सकती है। तो जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस वो आवर के हिसाब से भी फिक्स कर सकती है, डे के हिसाब से भी कर सकती है, मंथ के हिसाब से भी कर सकती है, जो ये लास्ट लाइन लिखी हुई है उनके हिसाब से भी कर सकती है, सॉरी उसके हिसाब से भी कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो मिनिमम टाइम रेट भी फिक्स करती है, मिनिमम पीस रेट भी फिक्स करती है, गारंटीड टाइम रेट भी फिक्स करती है, और ओवर टाइम रेट भी गवर्नमेंट हमारी फिक्स करती है। ठीक। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। क्या प्रोसीजर है जिसके बेसिस पे, या कौन सा मेथड है जिसको मद्देनजर रख के या जिसको पॉइंट में रख के जो सरकार है वो मिनिमम रेट्स को फिक्स करती है। तो दो मेथड्स हैं। पहला है, इसमें दो मेथड्स होते हैं, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहला है ये एडवाइजरी, या आप इसको कह सकते हैं, सॉरी आप इसको बोल सकते हैं कमिटी मेथड। पहला जो लिखा है आप इसको लिख सकते हैं कमिटी मेथड। ठीक है। तो पहला क्या है, अपॉइंट एज मेनी कमिटीज एंड सब कमिटीज एज इट कंसिडर्स नेसेसरी टू होल्ड इंक्वायरीज एंड एडवाइज इट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फिक्सेशन और रिवीजन। सरकार यहाँ कहती है, क्या कहती है कि वो बहुत सारी कमिटीज को, सब कमिटीज को बनाएगी और उनको बोलेगी कि भैया ऐसा है, तुम इंक्वायरी करो, तुम जाओ रिपोर्ट बनाओ, तुम फील्ड में जाओ रिसर्च करके आओ कि इस समय महंगाई कितनी है, इस समय सैलरी कितनी है, कितनी हम कर सकते हैं, कितनी होनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या मिनिमम चीज़ें हैं जो एक लेबर्स को चाहिए, हमें देना चाहिए और जो हमारा एम्प्लॉयर है वो दे नहीं रहा है। तो बहुत सारी कमिटीज़ को, सब कमिटीज़ को बनाएगी, उनको बोलेगी अब तुम इंक्वायरी करो और उसके हिसाब से एंड एडवाइज इट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फिक्सेशन और रिवीजन, और उसको हिसाब से हमें बताओ ताकि हम उसको फिक्स कर सकें, उस दर को, मिनिमम रेट को, न्यूनतम दर को फिक्स कर सकें, रिवाइज कर सकें। ठीक। दूसरा मेथड जो है वो है नोटिफिकेशन मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है नोटिफिकेशन मेथड। ठीक। इस नोटिफिकेशन मेथड में क्या है, publish its proposal for the information of persons likely to be affected thereby and specify a date not less than 2 months or 60 days from the date of the notification on which the proposals will be taken into consideration। सरकार और क्या कहती है, नोटिफिकेशन मेथड से एक जो है अपना सर्वे करती है, अपना रिसर्च करती है और उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकाल देती है ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, अपना एक ऑर्डर निकाल देगी कि भैया ऐसा है कि इस नोटिफिकेशन में हमने मेंशन कर दिया है कि शेड्यूल के पार्ट 1 में या पार्ट 2 में इस जॉब में या इस जॉब में हमने जो सैलरी है उसको रिवाइज कर दिया है और आप अब देख लीजिए। और ये जो डेट होगी इसमें लिखा है, देखिए, पब्लिश इट्स प्रपोजल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन्स लाइकली टू बी अफेक्टेड। वो एक प्रपोजल निकालेगी, मतलब साफ लिखा है पब्लिश इट्स प्रपोजल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन्स, एक प्रपोजल निकालेगी उन लोगों के लिए जो इससे अफेक्ट होने वाले हैं, मतलब जिनकी सैलरी रिवाइज होने वाली है, एंड स्पेसिफाई अ डेट नॉट लेस देन 2 मंथ्स। और उसमें जो डेट होगी इसको करने की, इसको फिक्स करने की, और जो उन पर्सन्स को जो उस पर अफेक्ट होने वाले हैं उसका जो डेट है वो 2 महीने से या 60 दिन से कम नहीं होना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑन विच द प्रपोजल्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब जो प्रपोजल दिया गया था और उसके बेसिस पे जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, अब वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी जाएगी और उसको, उससे कितने लोग अफेक्ट होंगे वो भी मेंशन होगा, और वो जो टाइम पीरियड है वो 2 महीने या 60 दिन से कम नहीं होना चाहिए। ठीक। ये पॉइंट भी इजी है, इंपॉर्टेंट है, 2 मंथ्स और 60 डेज, इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत बार एंट्री ये भी पूछता है। नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड मतलब एक सुझाव देने वाली एक बोर्ड है जो मिनिमम वेजेस ऑफ एक्ट में ही कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और कहीं उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी योगदान देती है। सो एडवाइजरी बोर्ड का जो सेक्शन है वो है 7 और 8, ये भी याद रखिएगा। तो अब इसमें एडवाइजरी बोर्ड में होता क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू अपॉइंट अ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर्स ऑफ द फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। तो सरकार क्या करती है, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाती है। उस बोर्ड में फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर्स ऑफ फिक्सेशन, मतलब
जो बोर्ड बनता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ये एडवाइज करता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। मान लीजिए एक कोई बोर्ड है, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाई गई है, और वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को और राज्य सरकार दोनों को एडवाइस करेगी कि इस शेड्यूल के पार्ट 1 में इतनी सैलरी अब करनी चाहिए या न्यूनतम सैलरी इतनी होनी चाहिए। ठीक, ये काम है उस एडवाइजरी बोर्ड का। तो the central advisory board shall consist of a person to be nominated by the central government representing employers and employees in the scheduled employment, who shall be equal in number and independent persons not exceeding 1/3 of its total number of members। ये important है, और importance में क्या कह रहा है, जो central advisory board के जो members हैं उसमें जो employer है, ठीक, उसमें जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उसका जो नंबर, मेंबर्स का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए टोटल जो एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो है 9, ठीक, तो 3 हो गए एम्प्लॉयर, 3 हो गए एम्प्लॉय, सॉरी यहाँ जो मैंने लिखा है इसको हटा दीजिए, ये एम्प्लॉय हो गया, ठीक, या फिर मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ। ठीक, इसको आप यहाँ पे भी इसको मैंने इरेज कर देती हूँ, हाँ ठीक है, अब ये हो गया, हाँ ठीक है। तो मान लीजिए इसको यहाँ पे ठीक, मतलब एम्प्लॉयर इक्वल्स टू एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक, एम्प्लॉयर इक्वल्स टू एम्प्लॉय होना चाहिए। मान लीजिए अगर 9 मेंबर्स हैं टोटल, तो 3 हो गए एम्प्लॉयर के मेंबर्स, 3 हो गए एम्प्लॉयज, ठीक, अभी भी बच गए 3, ठीक, तो जो एम्प्लॉयर है उनका जो नंबर है वो एम्प्लॉय के बराबर होना चाहिए, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी उनको, और उनके अलावा भी 3 और मेंबर होंगे, ठीक, देखिए यहाँ लिखा है एंड इंडिपेंडेंट पर्संस नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके कितने हो गए, 6 हो गए, और 3 और चाहिए हमें, तो ठीक है 3 और हो गए, वो हो जाएंगे जो होंगे वो होंगे टोटल 9 नंबर है, 9 मेंबर्स हैं, उस 9 मेंबर्स में से 3 हो गए एम्प्लॉयर, 3 हो गए एम्प्लॉय, और 9 का 1/3% 1/3 जो होता है वो है 3। तो अब जो 3 मेंबर्स होंगे वो होंगे क्या, हमारे इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक। तो इस तरह का कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन कैसे होता है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो नंबर है, जो मेंबर्स हैं वो इक्वल होंगे, और उस जितने भी उनके टोटल मेंबर्स होंगे ग्रुप के, मतलब उस एडवाइजरी बोर्ड के जितने भी मेंबर्स होंगे टोटल में, उसके जो 1/3 होंगे, मान लीजिए 9 मेंबर्स हैं टोटल एडवाइजरी बोर्ड में, तो उस 9 के जो 1/3 होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे, बाकी बच गए 6, तो 3 हो गए एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव और 3 हो गए एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो 3 पर्सन है ये इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, ठीक। One of the independent persons shall be appointed as the chairman of the board by the central government। अब ये जो तीन पर्सन्स इंडिपेंडेंट पर्सन रह गए थे, बच गए थे, तो ये इंडिपेंडेंट पर्सन्स में से कोई एक पर्सन होगा जिसको चेयरमैन बना दिया जाएगा, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और बाकी बच गए 6 उधर और 2 इधर, और ये सारे लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि अब भैया क्या जो मिनिमम दर है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या रख सकती है। वो अपनी सजेशंस दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स को लेकर आ सकते हैं, या अपनी कोई मुद्दे को उस पर जब भी सरकार 5 साल पे रिवाइज करती है तो उस पर भी ये अपने सजेशंस को पुट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेजेस इन काइंड, सेक्शन 11। वेजेस इन काइंड का मतलब होता है कि पैसे के अलावा जो हम किसी एक एम्प्लॉय को सामान देते हैं उसको कहा जाता है इन काइंड। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि ऐसे भी कुछ महीनों पहले गेहूं की कटाई हुई थी, तो वहाँ पे जो लेबर्स और मिस्त्री काम करते हैं उनको पूरी सैलरी नहीं मिलती है, या नहीं दे पाते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो दे नहीं पाते हैं या मिलती नहीं है, तो उनको उनसे मान लीजिए दिन भर उन्होंने काम किया, उनके दिन भर के काम करने का जो पैसा है वो उनको बनता है वो 500 रुपये। तो जो उनका मालिक है उसने उनको 300 रुपये दिया और उसके बचे हैं 200 रुपये। अब वो 200 रुपये की जगह उनको गेहूं दे दें, अनाज दे दें, सब्जी दे दें, फल दे दें, तो वो जो पैसे के अलावा मतलब या पैसे की जगह पे जो उनको सामान मिल रहा है उसको कहा जाता है वेजेस इन काइंड। सो मिनिमम वेजेस टू बी पेड अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड इन कैश। जो भी मिनिमम दर है, न्यूनतम जो वेजेस हैं वो हमेशा कैश में ही पे की जाएगी और किसी चीज़ में पे नहीं की जाएगी। बट
The government may authorize the payment of minimum wages either wholly or partially in kind in case where it has been the custom to pay wages wholly or partially in kind. गवर्नमेंट ये ऑथराइज कर सकती है, परमिशन दे सकती है कि आप पैसे जो है या मिनिमम वेजेस जो है वो पूरे तरीके से होली, देखिए यहाँ लिखा हुआ है देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है होली और पार्शली। होली मतलब पूरा, पार्शली मतलब आधा, या तो पूरे तरीके से या तो आधे में, आधा पैसा आधा काइंड में आप पैसा जो है लेबर को या एम्प्लॉय को दे सकते हैं उस जगह पे वेयर इन केस वेयर इट हैज बीन द कस्टम टू पे वेजेस होली और पार्शली इन काइंड, वहां पे जहाँ पे ये नियम है। फॉर एग्जांपल बेसिकली शेड्यूल पार्ट 2 में, हमारा जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसमें पार्ट 2 में एग्रीकल्चर आता है, ये बेसिकली एग्रीकल्चर में ही होता है। और भी कुछ जगह हैं जहाँ पे अगर ऐसा होता होगा या होता है तो वहाँ पे आप जो सैलरी है या मतलब मिनिमम वेजेस हैं एक लेबर के एम्प्लॉय के, वो आप या तो पूरा उसका पैसा या आधा पैसा आप उसको कैश में, आधा पैसा किसी दूसरे फॉर्म में आप उसको दे सकते हैं। The government may also make the provision for supply of essential commodities at concessional rate. सरकार उसमें एक और काम कर सकती है, वो सरकार ये भी कह सकती है कि भाई आप जो प्रोविजन एक निकाल सकती है कि सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, मतलब जो एसेंशियल रोजमर्रा की चीज़ें हैं या कुछ डेली बेसिस के जो सामान हैं वो जो उनको कंसेशनल रेट पे दिया जा सकता है, मतलब डिस्काउंट पे कम दाम पे भी प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिक्सिंग आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डे, सेक्शन 3। ये भी हमने पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अभी सेकंड स्लाइड में या थर्ड स्लाइड में ही पढ़ा था कि जो हमारा जो आवर्स है या सरकार जो है वो हमारा आवर्स वर्किंग आवर्स फिक्स कर सकती है, बाय डे बाय वर्क बाय मंथ वो फिक्स कर सकती है, उसके हिसाब से सैलरी भी फिक्स कर सकती है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो हमारा नॉर्मल वर्किंग आवर्स फिक्स कर सकती है। बेसिकली नॉर्मली प्रैक्टिकल बेसिस पे अकॉर्डिंग टू लॉ जो एक पर्सन है या फैक्ट्रीज एक्ट कह लीजिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी कह लीजिए, बहुत जो भी एक्ट्स आप पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल वर्कर को 8 घंटे काम करने की परमिशन है। और ये आपने पढ़ा भी है कि एक नॉर्मल वर्कर जो है वो 8 घंटे एक दिन में और 48 आवर्स एक पूरे वीक में काम कर सकता है, उससे ऊपर वो काम नहीं करेगा। स्प्रेड ओवर पीरियड कभी 9, 9:30, 10 घंटा हो गया किसी एक दिन तो वो अलग बात है, लेकिन 48 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता है, ये हमें पता है। सो गवर्नमेंट जो है वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स को फिक्स कर सकती है। उसके अलावा पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर ओवर टाइम, अगर किसी वर्कर ने ओवर टाइम काम किया है तो वो भी फिक्स कर सकती है, मतलब ओवर टाइम के लिए कितना पैसा मिलेगा ये भी फिक्स कर सकती है। एंड लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स, लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स मतलब मान लीजिए अभी हमने पढ़ा कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं वो है 8 घंटे। कोई वर्कर है जो किसी दिन उसने सिर्फ मान लीजिए सिर्फ 4 घंटे ही काम किया या 4.5 घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया, 8 घंटे पूरे नहीं किया, तो भी उसको जो उसकी सैलरी है वो पूरी दी जाएगी। बट वो जो 4 घंटे, मान लीजिए कोई वर्कर है या मैं ही हूँ, मैंने सिर्फ 4 घंटे काम किया, ठीक, मैंने है सिर्फ 4 घंटे काम किया और बाकी 4 घंटे मैंने काम नहीं किया, तो ये 4 घंटे जो मैंने काम नहीं किया है वो जो 4 घंटे काम ना करने का जो रीज़न है वो वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करना मुझे, या आज मूड नहीं है, या आज छुट्टी पे जाना है मुझे, या वो जो रीज़न है वो इनवैलिड नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। वो मेडिकल रीजंस भी हो सकता है, पर्सनल रीजंस भी हो सकता है, पर वो एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्लेम्स। हम क्लेम्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब जिसने हमें जो जिसके हम काम कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयर है उसके हम काम कर रहे हैं और उसने हमें हमारा जो मिनिमम वेजेस बनता है वो पूरा नहीं दिया है, या आधा दिया है, या काट के दिया है, या बात कुछ और हुई थी, दिया कुछ और है, बोला आधा पैसा भी देंगे आधा पैसा बाद में देंगे, वो हमें पैसा नहीं दे रहा है या पैसा देने में देरी कर रहा है, तो वो तो उस केस में हम क्लेम कर सकते हैं, हम दावा कर सकते हैं। कहाँ कहाँ किसके किसके पास दावा कर सकते हो, और वो दावा भी, वो क्लेम भी कौन कौन सुन सकता है, किसके पास वो दावा क्लेम किया जा सकता है, वो आता है सेक्शन 20 में। सो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो वर्कमैन कंपनसेशन में कमिश्नर को, कंपनसेशन के अंदर कमिश्नर को, और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को
एक्सरसाइजिंग फंक्शंस एज अ लेबर कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर को जो कि लेबर कमिश्नर के तौर पे काम कर रहा होगा या लेबर कमिश्नर की पोस्ट पे काम कर रहा होगा किसी भी रीजन में, और एनी ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार की किसी भी ऑफिसर को जो कि लेबर कमिश्नर के तौर पे काम कर रहा होगा या उसकी जो डेजिग्नेशन है, रैंक है, वो लेबर कमिश्नर से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर वो क्या हो, एक सिविल कोर्ट का जज हो या एक स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी दिए हैं, जैसे ये दिया है जज ऑफ अ सिविल कोर्ट, स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, ये लेबर कमिश्नर जो कि स्टेट गवर्नमेंट में भी, जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑफिसर जो कि लेबर कमिश्नर की रैंक से नीचे ना काम कर रहा हो, या फिर लेबर कमिश्नर हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा हो, या फिर कमिश्नर हो जिसको आप कह लीजिए वर्कमेंस कंपनसेशन के अंदर काम कर रहा हो, वही लोग हैं, यही लोग एक ऑथराइज पर्सन हैं, लीगल पर्सन हैं, जिनके पास आप जाके दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे पैसा नहीं दिया, मिनिमम वेजेस नहीं दिए, या मिनिमम वेजेस कुछ और कहा था, कुछ और दिए हैं, आधे पैसे दिए हैं, होली दिए हैं, पार्शली दिए हैं, इसकी बात नहीं हुई थी, ऐसा कुछ भी है तो वो आप जाके क्लेम इनके पास कर सकते हैं, और यही लोग ऑथराइज्ड हैं जो आपके क्लेम्स को सुन सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है पेनाल्टीज, मतलब क्या क्या पेनाल्टीज लग सकती हैं, क्या क्या जुर्माना लग सकता है एक एम्प्लॉयर के ऊपर अगर उसने एक एम्प्लॉय की जो मिनिमम वेजेस हैं उसको अगर नहीं दिया तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में कर दिया है, बुक में आप बुक्स पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़े में है, तो मैंने उसको बहुत शॉर्ट कर दिया है ताकि आपको याद रहे और वो कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप सिर्फ मेन पॉइंट याद रखें, क्योंकि उसमें 2-3 कंडीशंस दी हुई है, लेकिन दोनों तीनों कंडीशंस को मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, और दोनों तीनों कंडीशंस में जो पेनाल्टीज हैं, जो जुर्माना है, वो सेम है। ठीक है। तो उसमें क्या किन किन केसेस पे जुर्माना लग सकता है, एनी एम्प्लॉयर हु पेज टू एनी एम्प्लॉय लेस देन द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स्ड, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जिसने अपने लेबर को या एम्प्लॉय को जो न्यूनतम दर या न्यूनतम वेजेस फिक्स हुई है उससे कम पैसा दिया है, या फिर और लेस देन द अमाउंट ड्यू टू हिम, जितना जो मिनिमम दर फिक्स किया गया है, सरकार ने जो मिनिमम दर जो फिक्स किया था, मान लीजिए सरकार ने बोला था कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पार्ट 1 में 20,000 रुपए देना है और उसने 20,000 रुपए से कम दिया हो, और लेस देन द अमाउंट ड्यू टू हिम, या फिर जितना पैसा उसका बनता है, जितना भी न्यूनतम दर उसका किसी भी जिस हिसाब से बनता होगा उस हिसाब से उसको उसका पैसा अगर कम दिया गया है अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत उसको जितना पैसा बनता था उस वो भी नहीं दिया है, या मिनिमम वेजेस जितना देना चाहिए था या तो वो ना दिया हो, और कॉन्ट्रावीन्स, कॉन्ट्रावीन मतलब तोड़ना, ना मानना, कॉन्ट्रावीन्स एनी रूल्स और ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जितना भी कानून बने हैं, रूल्स बने हैं, प्रोविजंस हैं, उसको तोड़ता है, मरोड़ता है या उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो वो पनिशेबल होगा, उसको सजा मिलेगी, और ये जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है 6 महीने के लिए, ये याद रखिएगा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो 6 महीने की जेल हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है जो कि कितना होगा, सिर्फ 500 रुपये, ये 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो किस किस केस में लग सकता है, पहला क्या है, अगर उसने पैसे जो हैं वो कम दिए हैं, कम दिए हैं या नहीं दिए हैं, ठीक है, लिखा लिखे दिया है, एम्प्लॉय पेज टू एन एम्प्लॉय लेस देन द मिनिमम रेट, लेस पैसा दिया है, कम पैसा दिया है, या फिर जितना उसका पैसा बनता है वो नहीं दिया है, या फिर जितना बात हुआ था उससे कम दिया है, और पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉन्ट्रावीन्स, कॉन्ट्रावीन्स मतलब होता है तोड़ना, वो मतलब जो एक्ट जो कह रहा है, जो प्रोविजंस जो कह रहा है उसके हिसाब से अगर वो काम नहीं कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो उसके ऊपर जो जुर्माना लगेगा वो 6 महीने से 6 महीने का जेल हो सकती है और 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है, इन दोनों ही केसेस में, ये जो केस है इसमें भी और ये जो केस है इसमें भी, इन दोनों ही केसेस में 6 महीने की जेल और 500 रुपये का फाइन लग सकता है, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। ठीक, तो ये पेनाल्टीज भी पूछता है, थोड़ा कम पूछता है लेकिन पूछता है। तो ये था हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट, मैंने कोशिश किया है कि मैं जो पूरा एक्ट है वो आपको एक ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं, समझा दूं, बता दूं, और इसके अलावा इसके ज़्यादा इससे बाहर आता भी नहीं है। बेसिक यही क्वेश्चंस हैं, यही पॉइंट्स हैं जो आपके बुक्स में, अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी यही दिया है, और आपके एक्ट्स में भी इतना ही दिया है जो इम्पोर्टेंट है।
तो प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपकी कोई डाउट्स हो, कोई आपको क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। हमने ये एक्ट कंप्लीट किया और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द ही जल्द आपके लिए एक नया एक्ट, नए प्रोविजंस को उनके अपडेट्स के साथ लेकर आऊँ। टिल देन प्लीज़ कीप ऑन स्टडिंग। हमारी डेट्स आ चुकी है यूजीसी नेट की, तो आप प्लीज़ तब तक पढ़ते रहिएगा, रिविजन्स करते रहिएगा। दिसंबर बैच के लिए अगर आप मतलब दिसंबर के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप दिसंबर के लिए भी आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टिल देन प्लीज़ कीप ऑन स्टडिंग। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ चैनल लाइक करिएगा और वीडियोस चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा। एंड गुड लक।